अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह है, नया अज़्म है, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और आज तो वैसे भी जुम्मा है, जुम्मा मुबारक। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन्हें भी जुम्मा मुबारक, आपको भी जुम्मा मुबारक। दुआ में हमें याद रखिएगा, क्योंकि किसी को भी दुआ से ज़्यादा बेहतर तोहफा आप नहीं दे सकते। दुआ एक ऐसा तोहफ़ा है कि इससे कीमती कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता, इससे महफूज कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता, इससे अच्छा कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता। और डेली बेसिस पर हम आपके साथ करते हैं एक अच्छी बात शेयर, और उस अच्छी बात को शेयर करने का मकसद ही होता है कि आप दिन के किसी भी हिस्से में सोचें कि फैसल और महक जो बात कर रहे थे क्या वो दुरुस्त कह रहे थे, और क्या वो अच्छी बात हमारी ज़िंदगी में कहीं फ़िट होती है या नहीं। तो आज की अच्छी बात है कि कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया बदल देते हैं, यानी उनके अंदर इतनी हिम्मत, इतना जज्बा, इतना हौसला होता है। जबकि जो कमज़ोर लोग होते हैं, मैं कमज़ोर दिल की बात नहीं करी, जिनके इरादे पुख्ता नहीं होते, जो कि अपने फ़ैसले जो है शायद दूसरों पे छोड़ देते हैं, और जो कहते हैं कि नहीं यार वो चार लोग क्या कहेंगे, जो पता नहीं कौन से चार लोग हैं, उनके डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। तो भाई ये जो आप कहते हैं ना कि दुनिया क्या कहेगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पहला कदम तो उठाएं। पहला कदम उठाने से हो सकता है कि भाई अल्लाह आपकी मदद करे। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला कहता है कि आप हिले, वसीला मैं आपका बनूंगा। तो प्लीज, क्योंकि आप कदम कोई भी उठाएं, दुनिया ने तो पॉजिटिव भी कहना, नेगेटिव भी कहना, और दुनिया के कहने को छोड़ दे भाई। दुनिया का मतलब वो चार लोग, मैंने तो आज तक कभी अपनी सोसाइटी में देखे, मैं अक्सर अपनी अम्मा से भी पूछती हूँ, वो जहाँ मुझे शुरू से कहती है ना चार लोग क्या कहेंगे, एक दफा मिलवा, चार लोग ढूंढो कहाँ है, वो कह क्या रहे हैं, वो कह भी रहे हैं या कुछ नहीं कह रहे हैं। अच्छा जी, तो आज हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें शामिल करने वाले हैं। जो टॉप स्टोरीज हैं उन पर जरा आप नजर डालेंगे। एक दो नहीं, रोजाना 21 किलोमीटर दौड़ना। कराची के शहरी 31 दिन तक रोजाना हाफ मैराथन करते रहे। इतना क्यों भागे, क्या मकसद था कि किसी से इंस्पायर थे, या फिटनेस लेवल को वो मेंटेन रखने के लिए इतना भाग देते हैं, आज हम प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। अच्छा, वैसे एक्सरसाइज के दौरान बहुत सारे लोग म्यूजिक सुनते हैं, तो मैं भी सुनता हूँ। अच्छा, ना सिर्फ एक्सरसाइज बल्कि आप देखें ट्रैवलिंग के दौरान डेली भी। लेकिन उसपे क्या होता है, हेडफोन्स, अब तो हेडफोन से हटके जो है एयरफोन्स, एयर प्लग्स, ये सारे आ गए हैं। लेकिन सुन लें आप, ये इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। क्यों? क्योंकि समाज से महरूम हो सकते हैं आप। ये हम नहीं कह रहे, ब्रिटिश ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट में ये चीज़ बताई गई है। और इसके अलावा दिन भर सड़कों पर गाड़ियों के हॉर्न, शोर शराबे में हम ये कहते हैं कि यार मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, थोड़ा म्यूज़िक लगा देता हूँ। इस डिस्टर्बेंस के साथ भी अगर आप गाने सुनते हैं तो इस सब से आपको कितना नुकसान पहुँचता है। कुव्वत समात आपकी कितनी मुतासिर होती है। हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे और बात भी करेंगे। चलें जी, इसके अलावा सर्दी आ गई है। कराची में तो अभी नहीं आई उस तरीके से, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों में सर्दी आ चुकी है, ठीक ठाक वाली। बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार है। लह का पारा -9 तक गिर गया है। ज़ियारत और कलाम में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द है और खुश्क है। मैदानी इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो सुबह के वक्त धुंध का राज है, और स्पेशली लाहौर, जिसकी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है। लाहौर में खुनकी के बावजूद स्मॉग बरकरार है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जबकि अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची तीसरे नंबर पर है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये स्मॉग आपको गले की बीमारी में मुब्तला करती है, सांस लेने में मसला होता है, आपकी आंखें जलती हैं, और इट्स वेरी डेंजरस फॉर प्रेग्नेंट ख़वातीन। तो प्लीज़ घरों में रहें, अगर बाहर जाना ज़रूरी है मास्क ज़रूर पहने आप। चलिए, बहुत खतरनाक बातें तो बता दी हैं महक ने। अब कुछ हम आपको खतरनाक तो नहीं, हाँ, लेकिन एडवेंचर की बात बताते हैं। थल के सहरा में जीप रैली का हो रहा है इनेकाद। ये है 7th जीप रैली। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग कर दी गई है। रैली में मुल्क के मारूफ रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। आज से छांगा मांगा टीले से क्वालिफाइंग राउंड का आगाज भी होगा, और कल जो है मर्द और खातून की स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। रेस का सबसे अहम प्री पैड कैटेगरी मुकाबला 20 नवंबर को होगा। तो 190 किलोमीटर तवील दुश्वार गुजार इसका ये रास्ता बनाया गया है। एंड बहुत सारे ट्रैक्स हैं हमारे मुल्क में, जिसमें सफरंगा भी है जो कि स्कर्दू की जानिब है। दीगर हमारे पास गवादर में बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन गए हैं आप वैसे हर जगह सफरंगा भी और गवादर भी नहीं, ये यहाँ में नहीं गया, लेकिन ये कैसी जगह जहाँ फैसल लेंगे। आप खुश हो रही है कि कब जाएंगे वहाँ?
सब बता दें। हाँ सब बता दें, अभी बता दें, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दें आप। तो भाई एंजॉय करने के लिए जब फैसल यहाँ पर जाएंगे तो हम आपका यहाँ का माहौल भी आपको बताएंगे। खैर आपका हफ्ता कैसा रहेगा, लाइक आज फ्राइडे है, सो नेक्स्ट फ्राइडे तक आपका जो पूरा वीक है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको नहीं करनी, लाइक आपकी मुआशी हालात कैसे होंगे, किस चीज़ के बारे में आपको कुछ ख़रीदना चाहिए, कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी चाहिए, या फिर इसके अलावा कौन से ऐसे फैसले हैं जो कि आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, बहुत सारी जगहों की हम आपको सैर करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप काउंटडाउन जारी। मेगा इवेंट में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। ऐसे में मिनी ब्राजील लियारी भी फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंग चुका है। दीवारों पर टीम्स के झंडे बना दिए गए हैं। हुज़ैफा ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप की आमद है और जब भी पाकिस्तान में फुटबॉल वर्ल्ड होगी तो लियारी का नाम जो है वो सबसे पहले आएगा। लियारी में इस वर्ल्ड कप के लिए क्या तैयारियां हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मैं चाहने वाला हूँ अर्जेंटीना का और मेरा टीम है अर्जेंटीना। मैं कहता हूँ अगर ये जीते, मैंने जुबान किया मैं अपने इलाके में लांचों में लोगों को घुमाऊंगा। कैसे मतलब डोनेशन क्रिएट करना है, कैसे फ्लैग बनाने हैं, मतलब सब अपनी मदद आप करते हैं। फुटबॉल का जो क्रेज़ लियारी में है मुझे नहीं लगता पूरे पाकिस्तान में कहीं पर मिलेगा। ये सब खत्म हो जाता है, चाचा बांजा सब, ताकि देखो मेरे को, देखो मेरा टीम तो जर्मनी है, मैं जर्मनी को सपोर्ट करूँ। मेरे घर में सब ब्राज़ील को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा टीम जीत जाए। हमें पेंटर जो मतलब वो नीड थी, वो पेंटर तो हमें बहुत मुश्किल से, जो आप देखा कि गड्डानी से वो हमारे दोस्त आए हैं वो पेंटिंग के लिए खास तौर पर, तो उन्होंने काफ़ी हद तक हमें मदद की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब 20 तारीख को वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है तो स्क्रीनिंग का भी इंतज़ाम हम करेंगे। नींद से उठते हैं फ़ौरन फुटबॉल ढूंढते हैं और कुछ नहीं ढूंढते, फ़ौरन फुटबॉल। चाय का भी तलाश नहीं है, फुटबॉल का तलाश रहता है। फुटबॉल मिल गया, फिर इसके बाद नाश्ता वगैरह करके बाहर निकल के चप्पल पहने या नहीं पहने, या शूज़ पहने नहीं पहने, फिर बाहर निकल के फुटबॉल के साथ खेलते ही रहते हैं। अभी तो वर्ल्ड कप आ गया, इतना जुनून सर पे आ गया। कोई अर्जेंटीना का दीवाना है तो कोई ब्राज़ील की जीत के लिए दुआ गो है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि लियारी में जीत सिर्फ फुटबॉल की होती है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ हुज़ैफा खान, समा लियारी। तो आने वाले दिनों में तो हम हर मैच पे आपको बताएंगे जी कैसा हुआ, क्या हुआ। लेकिन इस वक्त एक नुमाइश जो है जो जारी है कराची में, यस आइडियाज़ 2022, बेसिकली तो कहा जा रहा है आज आखिरी दिन है, लेकिन वहाँ जो चीज़ हुई है वो हम आपको बताते हैं। एक ऐसा हथियार रखा गया है 1 मिनट में 300 ग्रेनेड फायर कर सकता है, नॉट द बुलेट्स लेकिन ग्रेनेड्स फायर कर सकता है। यह हथियार सबसे अच्छी बात पाकिस्तानी कंपनी ने बनाया, जिसका दावा है कि दुनिया में इस तरह की गन्स सिर्फ 3 ममालिक के पास है। शयान सलीम से मजीद जानते हैं। जी शयान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आइडियाज़ जिस तरह कराची में जारी है दिफाई नुमाइश, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इसमें रखी गई हैं, साजो सामान हैं, हथियार हैं, जहाज़ हैं, मिज़ाइल हैं। एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम कहेंगे कि अगर ये चल पड़े तो दुश्मन तहस नहस हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ दाउसन, एक कंपनी है पाकिस्तान की जो दिफाई साजो सामान बनाती है। वो आर्मी को सर्व करते हैं, ये सारे आइटम्स हैं वो आर्मी को देते हैं। उन्होंने एक ऐसी ख़तरनाक मशीन तैयार की है जो 300 ग्रेनेड 1 मिनट में फायर कर देगी। 300 ग्रेनेड से मुराद आप समझते हैं तो क्या हाल हो जाएगा अगर ये इससे चला दिए जाएं। तो ये कैसे ख्याल आया बनाने का कंपनी को और कितने अरसे में ये तैयार हुई। हमारे साथ मोहम्मद कंबालिया साहब मौजूद हैं। सर ये तो बड़ी एक ख़तरनाक चीज़ बना दी आप लोगों ने। ख़तरनाक तो है दुश्मन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज को महफूज रखने के लिए। ये डेवलप हुई जनाब 40 साल की R&D के बाद। हमारी अपनी R&D थी, हमने फ़ौज के साथ मिल के इसको फिर रिफ़ाइन किया
और इसको डेवलप किया। और आपने जैसे कहा कि बहुत यूनिक चीज़ है, तो दुनिया में सिर्फ 4 ओरिजिनल डिज़ाइन है, उसमें से एक ही है पाकिस्तान का, एंड इट्स अ पेटेंटेड डिज़ाइन। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है हमने ये बनाया और अब इस्तेमाल में भी है। इसकी खूबियाँ बताएं हमें। हमने ये तो मोटी मोटी चीज़ें देख ली कि ये 300 ग्रेनेड फायर हो जाते हैं, कितना वक्त लेते हैं, इसका वेट क्या है, इसकी जो बॉडी है वो कैसे तैयार हुई है, ये कुछ इसकी मोटी मोटी चीज़ें बताएं। जनाब ये सारा बनता है CNC मशीनिंग पे, कंप्यूटराइज्ड मशीनें जो होती हैं उनके ऊपर बनता है, वेरी हाई प्रिसिशन। और ज़्यादातर इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो स्पेसिफाइड होते हैं उस एप्लीकेशन के लिए, वो इस्तेमाल होते हैं। जो एम्यूनेशन है वो बेल्टेड एम्यूनेशन होता है, इसका पूरा वो बेल्ट पट्टा चलता है इसका। और जो फायरिंग में इसकी जो रेंज है वो 2.2 किलोमीटर रेंज है जनाब। जी हाँ। अच्छा, हमने देखा है कुछ गन्स भी आपके पास हैं जो पाकिस्तान ने बनाई हैं, और एक और मैं आपको बात बता दूं, 2018 में आर्मी के ट्रायल हुए थे गन्स पर, तो उसमें दुनिया भर की पिस्टल थी और उन ट्रायल्स में ये पाकिस्तानी गन है। हम वैसे तो तरजीह देते हैं कि तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हों बाहर की, वो गन अच्छी है, अमेरिका की अच्छी है, रूस की अच्छी है, उनकी अपनी अच्छी होगी, लेकिन ये नंबर जब एक हुआ था, ट्रायल हुआ था, उसमें ये तीसरे नंबर पर गन आई थी पाकिस्तान की तैयार हुई भी, जब आर्मी के ट्रायल हुए तो सर आर्मी ट्रायल करती है तो खाली 1-2 बंदूकों का ट्रायल नहीं होता, 1-2 पिस्टल्स का ट्रायल नहीं होता। इंटरनेशनल पूरा एक इंक्वायरी फ्लोट की जाती है, उसका जो फ़ौज का पूरा सिलसिला है उस हिसाब से। तो देयर वर 19 ब्रांड्स और 19 ग्लोबल बड़े ब्रांड्स हैं। पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह बहुत नाम है उसका, अल्लाह और इज़्ज़त दे। तो ज़ाहिर जब आर्मी कोई इंक्वायरी फ्लोट करती है तो दुनिया से 19 बड़े नाम थे, उसमें से वी वर इन टॉप 3। और इसके जितने सख्त ट्रायल्स होते हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता। इसको मतलब आम लफ्ज़ों में बोलें तो इसको अब्यूज़ किया जाता है कि भाई ये किसी तरह किसी भी सूरत में इसको फेल नहीं होना चाहिए। तो जो आपने नाम सुने होंगे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन हमने बहुत बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स को बीट किया एंड वी वर इन द टॉप 3। डिज़ाइन हमारा अपना है, हमने किसी का छापा नहीं मारा, हम छापा मारते भी नहीं, वी डू नॉट कॉपी। सर इसके बारे में बताएं, क्या चीज़ है ये, क्या इसका वेट और क्या इसमें रेंज है इसकी, ये सारी चीज़। 9 मिलीमीटर का स्टैंडर्ड जो POF का गोली इस्तेमाल होती है वो इसमें चलती है, एंड वी रेकमेंड कि आप POF की गोली चलाएं, क्योंकि दिस इज़ मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान, यह हमारे अपने लोगों के लिए। इसकी कीमतें आप देखें वेरी रीजनेबल। आपको ग्रेनेड से आपको टैंक की जानिब लेके चलते हैं। अच्छा जी, तो आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की जानिब से तैयार करदा हैदर टैंक भी रखा क्या है। इसे जदीद तरीन टैंक होने का भी एजाज़ हासिल है, जिसमें रिमोट कंट्रोल एंटी एयरक्राफ्ट गन और जदीद सेंसर सिस्टम मौजूद है। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे अहमद रहमान ख़ान। जी अहमद, बताइएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, 11वीं आलमी दिफाई नुमाइश से इस वक्त प्रोग्राम नया दिन में हम आपको ये दिखा रहे हैं जनाब, ये है टैंक हैदर। टैंक हैदर जो कि एक यूनिकनेस रखता है अपने अंदर, और उसमें यूनिकनेस ये है कि इस टैंक में चारों अतराफ जो है वो सेंसर लगे हुए हैं। अगर किसी दुश्मन के इलाके में ये टैंक जो है वो जाता है और वहाँ पर इस पर कोई भी सेंसर दुश्मन की जानिब से फायर किया जाता है, कोई लेज़र आके इससे टकराती है, तो ये ऑटोमेटिक जो है अपने अंदर से स्मोक बम्स जो है वो गिराता है, जिससे पूरी जगह पे धुआं हो जाता है और फिर ये एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल हो जाता है बगैर दुश्मन को पता लगे। इसके अंदर एक और यूनिकनेस है, यानी कि जो आम टैंक्स में नहीं होती है चीज़, वो ये कि इसके अंदर जो आप देख रहे हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन, वो एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है वो रिमोट कंट्रोल है। यानी कि अमूमन हम ये देखते हैं टैंक्स में सोल्जर्स को बाहर आना पड़ता है फायर देने के लिए, फायर करने के लिए वो इस टैंक से जो है वो बाहर आते हैं और फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन को चलाते हैं। लेकिन इस टैंक में ये जी रिमोट कंट्रोल्ड है और रिमोटली ऑपरेट की जाएगी अंदर से। और इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि जी ये टारगेट को लॉक करने की सलाहियत रखती है, यानी कि इंडोर ही बैठकर अगर टारगेट को लॉक कर लिया जाए इसमें रिमोट कंट्रोल ही तो वो राइट और लेफ़्ट कहीं पे भी टारगेट मूव हो, लेकिन ये एंटी एयरक्राफ्ट गन उसको सर्च करेगी और उसके बाद बुलेट यानी कि उसको निशाना बनाएगी। अब बात कर लेते हैं जी इसके मिज़ाइल्स की। मिज़ाइल्स फायर करने की सलाहियत रखने वाला ये टैंक, तकरीबन जो इसके मिज़ाइल्स की रेंज है वो 5 किलोमीटर है।
5 किलोमीटर ये हदफ को ज़ेर करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा पानी में चलने की सलाहियत रखता है ये टैंक, और अपनी यूनिकनेस ये है इसके अंदर कि ये 70 किलोमीटर की रफ्तार भी से भी जो है वो चल सकता है। अमूमन ये इतनी हैवी व्हीकल होती है कि टैंक्स इतनी रफ्तार से चलते नहीं हैं, लेकिन हैदर टैंक में ये भी एक ख़ासियत है। अच्छा, इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि अगर दुश्मन के इलाके में ये टैंक चला जाए तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो ज़ख्मी ना हो, उनको बाहर आने की नौबत ना आए, और वो वहीं से फायर भी दे सकें और मिसाइल भी फायर कर सकें उन पे। तो इसके चारों अतराफ में CCTV कैमरे भी नस्ब हैं, और उसका सिस्टम भी, डिजिटलाइज सिस्टम भी उसका अंदर ही मौजूद है जहाँ से उसको ऑपरेट किया जा सकता है। इजाफी फ्यूल टैंक्स तक जो है वो दिए गए हैं। अच्छा, इसमें ये आप देख सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में ये इस वक्त एक जवान जो है वो खड़े हुए भी हैं, तो बड़ा इजी है। और वरना डिफ़िकल्टीज़ में होते हैं टैंक्स में अमूमन जो सोल्जर्स बाहर आ रहे होते हैं, तो इसमें बड़ा ईजी जो है ये ना सिर्फ खड़े हुए हैं बल्कि ऑपरेट भी कर सकते हैं चीज़ों को अगर ये चाहें तो। वरना इसमें ये तमाम सिस्टम मौजूद हैं कि वो अंदर से ही टैंक को ऑपरेट कर लें। ये आप देख सकते हैं कि ये वो सेंसर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था कि अगर कोई लेज़र इस पर अट्रैक्ट करे तो फौरी तौर पर ये रिस्पॉन्ड कर सकता है और स्मोक बम जो है वो गिरा सकता है, ताकि सारी जगहों पर जो है वो धुआं हो जाए और उसके बाद इसको अपनी जगह तब्दील करने में आसानी हो। तो जनाब, इस यूनिकनेस की वजह से हम ये देख रहे हैं कि फ़ॉरेन डेलीगेशन जितने आ रहे हैं वो हैदर टैंक के बारे में ज़रूर पूछते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अल खालिद 1 के बाद अगर हम बोलें कि जिस टैंक का सबसे ज़्यादा जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है वो हैदर टैंक है। जी, ज़बरदस्त, बेहद शुक्रिया हिमर आपका। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। दौड़ लगाना दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कराची के 40 साला मोहम्मद यूसुफ भागते गए 31 रोज़ तक। इतनी उन्होंने दौड़ लगाई कि कराची से पंजाब तक का सफ़र आसानी से तय हो सकता था। मोहम्मद यूसुफ रोज़ाना हाफ मैराथन करते रहे, यानी 21.1 किलोमीटर तक दौड़ लगाते रहे। अब ये चूँकि दिल का मामला है और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ मलिक। उनसे जानते हैं कि इतना मुश्किल काम क्यों उन्होंने चूज़ किया, जबकि वो कार्डिक इशू उनको है, तो उनसे जानते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कार्डिक इशू भी है, दिल के मरीज़ हैं आप, उसके बावजूद इतना मुश्किल काम है। चाहूँगी कि सबसे पहले आप इस पर इसलिए कॉमेंट करें ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनकी थोड़ी हिम्मत बन जाए। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम अरेंज किया और मुझे इनवाइट किया इसमें, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं ऑलमोस्ट कराची में जितने भी हार्ट पेशेंट डॉक्टर थे उन सब के पास गया था, तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया था कि आपका बाईपास होगा। अच्छा। या आपको पेस मेकर लगाना पड़ेगा। कितने पुरानी बात है ये? 2005 की बात है। 2005। उस वक्त मेरी एज थी 16। जी बिल्कुल, अराउंड 17 इतनी थी। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था, बिकॉज मेरे सामने मेरे ऑफिस कुलीग 2 के बाईपास हुए थे, तो एक का कामयाब हो गया था और एक की डेथ हो गई थी। तो दोनों रास्ते मेरे सामने थे कि किस तरफ जाऊं मैं। तो फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो उसने मुझे बोला, बेटा तुम रनिंग स्टार्ट करके देखो कि क्या होता है, क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो मैंने उसके कहने पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता रनिंग स्टार्ट की। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मैं तकरीबन 6 महीने तक रनिंग करता रहा। अच्छा। तो 6 महीने बाद मैंने दोबारा अपना चेकअप करवाया, उस डॉक्टर के पास गया, तो तकरीबन मेरी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। अच्छा। जी। और उसके बाद फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। मैंने 1 साल तक रनिंग की, और तो 1 साल बाद मैंने दोबारा जब टेस्ट करवाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। मैं बिल्कुल सही था, कोई मसला नहीं था। लाइफ सर्वाइवल से आपने स्टार्ट किया और उसके बाद फिर आप मैराथन पे आए, और उसके बाद आप माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ के पाकिस्तान में बल्कि बाहर ममालिक में जाके भी रोशन करते रहे। ज़रा इस सफ़र के बारे में बताइए। तो मैं जब रनिंग करता था, पार्क में रनिंग करता था, तो मोस्टली वहाँ पे लोग आते हैं, रन करते हैं, चले जाते हैं। वहाँ पे एक ग्रुप मुझे मिल गया, बॉर्न टू रन पाकिस्तान रनिंग ग्रुप है। तो उसने मुझे देखा रनिंग करते हुए, जो उनके कोच हैं सोहेल सरदार, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम इतना अच्छा रन करते हो तो ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। मैं बोला श्योर क्यों नहीं। तो मैं कुछ दिन उनके साथ रन किया, तो उन्होंने बोला, फिर मुझे पता चला कि हाफ मैराथन क्या होती है, फुल मैराथन क्या होती है। अच्छा। पहले तो मैं कुछ नहीं आइडिया था। तो फिर मैं उनके साथ रन करने लगा, तो वो मुझे एक दिन हाफ मैराथन पे ले गए कि चलो आज हाफ मैराथन करते हैं 21 किलोमीटर। तो पहला दिन जो पहला हाफ मैराथन था इतना टफ था कि मैं 18 किलोमीटर पे जाकर रुक गया था। मेरे कोच ने मुझे इतना पुश किया, मुझे बहुत डांटा। तो मैंने बहरहाल कंप्लीट कर लिया 21 किलोमीटर। कितना टाइम लगा
वो पहला जो था मेरा ख्याल है मैंने किया था 2 घंटे 30 मिनट में। तो उसकी उनकी उस डांट की वजह से मैंने फिर नेक्स्ट वीक दोबारा अटैम्प्ट किया, तो मैंने अकेले में खुद ट्राई किया, मैंने 2 घंटे 20 मिनट में वो किया। तो फिर उसके बाद मैं रुका नहीं, करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं पाकिस्तान की तरफ से 154 हाफ मैराथन कर चुका हूँ। क्या बात, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हम अपने नाज़रीन को भी जैसे कि बता रहे थे यूसुफ साहब, 31 डेज तक आप हाफ मैराथन करते रहे लगातार। ये बहुत कम ममालिक में लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हुए थे। जब मैं रनिंग देख रहा था तो देख रहा था कि कोई ऐसा रिकॉर्ड जो मैं कर सकूं। अच्छा। तो जब मैंने देखा कि 3-4 कंट्रीज़ के लोगों ने किया हुआ था कि 31 दिन 31 हाफ मैराथन, तो मैंने बोला मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, क्यों नहीं करूँ। जब मैं इतना कर ही रहा हूँ तो कुछ ऐसा भी करूँ जिससे पाकिस्तान का नाम भी ऊपर जाए। तो मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने स्टार्ट की। डेली सुबह उठ के मैं 5 बजे मैकडोनल्ड से रनिंग स्टार्ट करता था। पूरा सीवीयू क्रॉस करके 2 दरिया क्रॉस करके गोल्फ क्लब जाता था, वहाँ से सेम रूट पे वापस आता था। ह्यूज, ये बड़ा लंबा डिस्टेंस बिल्कुल आपने बताया। तो ये 21 किलोमीटर में डेली 31 दिन 31 हाफ मैराथन। यूसुफ भाई देखें, हमारे यहाँ एक तो जाहिर सी बात एक्सरसाइज का इतना कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन जो लोग करते भी हैं, जैसे जो स्टार्ट भी करते हैं, ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती नहीं है, तो कुछ लोग इंजर हो जाते हैं, नीज पे उनके आ जाता है, कुछ के पट्टे रगें खिंच जाती हैं। तो आप क्या मशवरा देंगे उन लोगों को जो इवन अब ऐसी लेजर एक्टिविटी के तौर पे भी वॉक या रनिंग को या फिर मैराथन और इस तरफ आने के लिए भी वो क्या करें, कैसे अपने इसका आगाज़ करें? पहले से ही दौड़ना शुरू कर दें, या अगर जो बिल्कुल भी नहीं करते वो ज़रा थोड़ा अपने आप को? हमारा जो ग्रुप है बॉर्न टू रन पाकिस्तान, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। जमजमा पार्क क्लिफ्टन पे हर दिन 6:30 बजे लोग वहाँ गैदर होते हैं। हमारे जो कोच हैं सरदार, वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। जितने भी बिगनर्स लोग आते हैं उनको साथ रन करवाते हैं, उनको सारी चीज़ सिखाते हैं, ब्रीदिंग सिखाते हैं, स्टेप सिखाते हैं, आपके पाँव की लैंडिंग सिखाते हैं कैसे होनी चाहिए जिससे इंजरी ना हो। ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह सही, ज़बरदस्त भाई। अगर कोई करना चाहता है तो वो इजीली ज्वाइन भी कर सकता है। करना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली हार्ट पेशेंट वाले जो हैं उनके लिए बहुत मोटिवेशन है। आप उनके लिए बेहतरीन मिसाल है भाई। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और अगेन वही बात कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। ज़िंदगी है, सेहत है तो सब कुछ है। हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद आपके साथ बातें करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक ने अनोखा कदम उठाया है, बिल का साइज़ कम कर दिया है। यानी बिल कम नहीं हुआ है, बिल का जो साइज़ है वो कम हो गया। बिल उतना ही आएगा जितनी आप बिजली इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कहूँगी जितना आता था, मैं ये कहूँगी जितनी आप बिजली इस्तेमाल करेंगे। कि इलेक्ट्रिक ने मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हाल ही में अपने जो बिल का साइज़ है कम करके उसको आधा कर दिया है। वैसे क्या लगता है क्यों किया होगा? वेरी एविडेंट। बिल का साइज़ कम करना मतलब लेस पेपर का इस्तेमाल, लेस पेपर का इस्तेमाल मतलब ट्रीज की कटिंग लेस हो जाएगी, हम कार्बन फुटप्रिंट की हम उसकी बात करते रहते हैं। बाय द वे व्हाट आई वुड लव के जी हम बिल्कुल पेपरलेस हो जाएं, लेकिन क्योंकि आई हैव गॉट माय ऐप, ठीक है, उसी से हम बिल पे करते हैं। हमें उसमें कितना टाइम लगेगा, और इस इक़दाम की ये जो सब्ज़ कदम है, इसको अगर मैं राइटली कहूँ, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है नूर अफशा, जो कि हेड मार्केटिंग है के इलेक्ट्रिक की। नूर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो ये कदम बताइए, ये तो खैर हमने क्लेरिफाई कर दिया। ये तो हमें लगता है ना, वैसे आप बताएं कैसे क्यों है? सो मैं इसका एक हमारा जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक्सप्लेन करूँ कि इलेक्ट्रिक हर महीने तकरीबन 34 लाख बिल्स जारी करता है, और कस्टमर्स तक पहुंचानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जितनी बिजली इस्तेमाल होगी उसका आपको पता चलना चाहिए। अच्छा, हमारी कोशिश ये भी थी कि इस प्रोसेस में, क्योंकि एक शीट ऑफ पेपर जो है वो तकरीबन 10 से 13 लीटर पानी तक इस्तेमाल कर सकती है। इतना पानी हम दिन में नहीं पीते, हमारा इंटेक नहीं इतने पानी बिल्कुल का, जितना इस कागज़ पे लग जाता है। इसके साथ साथ आपके दरख्त अलग कटे जा रहे हैं, एंड वी ऑल नो कि पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर भी हैज़ कंटिन्यूड टू डिक्लाइन। पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर राइट नाउ इज़ 5% ओनली, एंड इट इज़ रिड्यूसिंग। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाइल
हम करेक्टिव एक्शंस भी लें, ट्रीज प्लांट भी करें, अपनी वाटर को की जो क्वांटिटी है एक्विफर्स क्रिएट करें, जो रेन्स के बाद पानी आता है उसको कलेक्ट करें, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो हम ऑलरेडी अपनी कंजम्पशन करें, इस्तेमाल करें, उसको भी देखें और उसमें बेहतरी लाएं। सही। तो इरादा ये था कि जो एक शीट ऑफ पेपर है हमने उसका इस्तेमाल आधा कर दिया, A4 साइज़ से A5 साइज़ पे ले आए, जिससे जो इस्तेमाल रिसोर्सेज होते थे इस बिल को छापने में, प्रोड्यूस करने में, वो कम हो गए। अच्छा, लेट मी टेल द पीपल कि जब आप लोगों को लग रहा होगा कि छोटा सा कदम है, इस बार जब मेरे भी घर पे बिल आया तो शायद मैंने नज़रअंदाज कर दिया, सिर्फ ये कि अरे ये तो छोटा सा बिल हो गया एंड दैट्स इट। लेकिन इसके पीछे जो पूरी कहानी है वो नूर ने जो पूरी बताई है वो बड़ी अमेजिंग है। नूर, हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे हम ऑलरेडी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, टॉप 10 कंट्रीज़ में एमिट तो हम कुछ भी नहीं करते, 1% है हमारा एमिशन, लेकिन उसके बावजूद हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा है। कौन कौन से, और ये कदम ही क्यों आपने उठाया? लाइक बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट लेवल से लेके लोकल कम्युनिटीज़ तक हम ये करते हैं कि ट्रीज़ प्लांट करते हैं, तो वो वाला कदम ज़्यादा बेहतर है कि फिर ये? देखिए, ट्री प्लांटेशन करना भी बहुत अहम है, हमें अपना फॉरेस्ट कवर ग्रो करना है, लेकिन जब एक आप ट्री प्लांट करेंगे उसका टाइम टू इम्पैक्ट, या जब तक वो अपनी फुल एबिलिटी कि वो CO2 एब्जॉर्ब करे उस पर आएगा, 10 साल तक लग सकते हैं। तो उससे वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, उससे पहले हमें शॉर्ट टर्म करेक्टिव एक्शन भी लेना है। अगर हम सिर्फ इस बिल का एग्जांपल लें, एक एफर्ट से, एक कंपनी के बिल से हमने तकरीबन 4000 दरख्त पर एनम हम बचा सकते हैं। अगर यही एक्शन अब आप इमेजिन करें रेप्लिकेट हो, पूरे मुल्क में हो, अगर सिर्फ पावर सेक्टर का एग्जांपल उठाएं कि इलेक्ट्रिक एक कराची में कंपनी है, 10 और डिस्कोस हैं, अगर उन सब के बिलों पे भी ये इम्पैक्ट आए तो ये 10 टाइम्स इम्पैक्ट आ जाएगा। अगर दूसरी इंडस्ट्रीज पे करें, बैंकिंग के बिल्स होते हैं, दूसरी यूटिलिटी कंपनीज के बिल्स होते हैं, तो दैट इम्पैक्ट इज़ मल्टीफोल्ड। तो ये कोशिश है, ये एक पहला कदम है हमारी तरफ से, और हम चाह रहे हैं कि दूसरे इदारे भी इसको रेप्लिकेट कर सकें। सही। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि चूँकि आपने जैसे कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम कर सकते हैं, वह इसके शहरी हम पे बहुत जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, जैसे कि आप लोगों की तरफ से था, या आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी एक तरीके से निभाई, लेकिन आप ये भी यकीनन समझती होंगी कि हर शख्स इंडिविजुअली किस तरीके से इसमें आपको हेल्प आउट कर सकता है, अपने माहौल को बेहतर बना सकता है? हमारी तो एक बहुत बड़ी कोशिश है, हम पिछले 3 साल से बहुत इनकरेज कर रहे हैं कि कस्टमर्स ई-बिलिंग पे शिफ्ट करें। देखिए, वाइल मेकिंग पेपर हाफ एक स्टेप है, लेकिन क्यों ना हम स्ट्राइव करें कि पेपर को बिल्कुल ख़त्म ही करते हैं, राइट? तो ई-बिलिंग की सब्सक्रिप्शन इंतहाई आसान है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक का व्हाट्सएप चैनल अवेलेबल है। उसके ऊपर ये मुझे नहीं पता था कि व्हाट्सएप चैनल, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर हम जूम करें तो देखें ये अगर हम जूम करें तो ऐप तो है हमारे पास, ठीक है, या दैट्स द ऐप, और अभी मुझे पता भी चल रहा है कि लाइट आ रही है, चलो दैट्स गुड। एंड द बिल एंड ऑल, मैं नहीं दिखा रहा बिल एंड ऑल, हाँ, लेकिन प्लीज़ कंटिन्यू कि जी हमें पेपरलेस होने में कितना टाइम लगेगा, कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि हमारी ज़्यादातर आबादी के पास शायद स्मार्टफोन, फ़ोन तो हैं, स्मार्टफोन ना हो, तो दैट्स अ हिंड्रेंस। देखिए, डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत ज़रूरी है ई-बिलिंग के लिए, लेकिन हमने ये भी देखा है कि एक घराने में एक शख्स के पास स्मार्टफोन होता है। तो अगर उसी के ज़रिए ई-बिलिंग की सब्सक्रिप्शन की जाए, अब मैं तो उस लिहाज से सोचती हूँ कि अब आपको ख़ास दराज रखने की ज़रूरत नहीं होती, ख़ास फोल्डर की ज़रूरत नहीं होती जो कोई हाथ नहीं लगा सके। ये बिल है, इसमें नहीं करना कोई ना। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे मेरी फैमिली में बहुत सारे जो मेरे बड़े हैं, अच्छा, कभी मैं उन्हें ई-बिलिंग का मशवरा दूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, जब वो बिल जमा होकर रसीद हाथ में तसल्ली, तब फिर तसल्ली होती है। ये भी तो ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारी सोसाइटी में कि नहीं फ्रॉड ना हो जाए कहीं ना, कि बिल कहीं और ही चला के है, तो इस पर क्या कमेंट? देखिए, ऑनलाइन बिल आपका अवेलेबल होता है 24/7, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप घर पे हो, आप ऑफिस में हो, आप गाड़ी में हो, यू कैन एक्सेस इट, आप उसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आजकल फ्यूल भी इतना महंगा हो गया है, कौन चाहता है, कौन सी चीज़ सस्ती है, कौन चाहता है कि वो एक ट्रैवल करके, जर्नी करके बैंक में जाए, लाइन में खड़ा हो, टाइम भी इतना महंगा है हमारे लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
तो हमारी तो कोशिश है कि ये पूरी जर्नी जो है ये डिजिटल हो जाए कस्टमर्स की कन्वीनियंस के लिए। और प्रोसेस बहुत आसान है। KE लाइव जो हमारी ऐप है उससे सब्सक्रिप्शन हो सकती है, वेबसाइट के ज़रिए सब्सक्रिप्शन हो सकती है और व्हाट्सएप के ज़रिए सब्सक्रिप्शन हो सकती है। एंड एक मेन नज़रिए से एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आता रहता है। एक ज़माने में हम रेडियो सुनते थे, आज हमारे फ़ोन्स के अंदर हमारा रेडियो है इफ़ वी वांट। सो एक ज़माने में कागज़ आता था, बट आई थिंक अब हमें शिफ्ट करना चाहिए डिजिटल। ये हमें करना पड़ेगा और इस पे हुकूमत का विजन भी आया था कि पेपरलेस जाएंगे, बट लेट्स सी कि हम कब तक। थैंक यू सो मच नूर। और इस वादे के साथ कि वी हैड सम ऑफ द रिकॉर्ड थिंग डिस्कशन द रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज और उस पे कि इलेक्ट्रिक कितना काम कर रहा है, हम आगे चल के ज़रूर इस पे हम बात करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जी हम आगे बढ़ते हैं और आंखें नहीं तो क्या हुआ, दिल तो हम वतनों के लिए धड़कता है। फैसलाबाद का बीनाई से महरूम फनकार अपने ही अंदाज से सैलाब ज़दगान की मुश्किलात और परेशानियां सुना रहा है। रिदा सिंधु रिपोर्ट करेंगी। नींदें चुरा के ले गया सैलाब ना मुरा, सब कुछ गिरा के ले गया सैलाब ना। बिनाई से महरूम ये है फैसलाबाद का अमानत साज, जिसने आंखों से सैलाब की तबाहकारियां तो नहीं देखी मगर मुसीबत में घिरे हम वतनों का दर्द खूब जानता है। लाडो की प्यारी गुड़िया मुन्ने के खिलौने, कुछ कीमती जवाहर, कुछ खास बिछौने। ऐसे इलाकों में जहाँ पे सैलाब आया, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, हम और किसी तरह भी उनका दुख दर्द नहीं बांट सकते थे, लेकिन ये मेरे पास एक ज़रिया था। क्योंकि मेरा फील्ड म्यूज़िक है तो इस ज़रिए से मैंने कोशिश की ताकि ये दूसरे लोग भी जो है उनके दुख दर्द को जान सकें। अमानत हर तकरीब और महफिल में अपने गाने से ही सैलाब से मुतासरीन के लिए मदद की अपील करता है। आंखों की बिनाई से महरूम अमानत सास ने सैलाब ज़दगान के दर्द को दिल से महसूस करते हुए अपने फ़न के ज़रिए कमाल मुहारत से उजागर किया है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। अब गुलकार अमानत साज हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमानत, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, बड़ा मुनफरिद अंदाज़ है कि आप जिस तरीके से हमारे जो सैलाब ज़दगान बहन भाई हैं, हमारे जो प्यारे हैं, उनकी मुश्किल को आप बयान कर रहे हैं, ये बड़ा ही एक बड़ा मुनफरिद है। ये जहन में कैसे आया आपके कि गा कर किसी की मुसीबत को, किसी की मुश्किल को बयां करना? गाना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल और बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, तो आपके ये सोच कैसे आई? एक्चुअली इंसान होते हुए हर इंसान के अंदर दिल भी है और वो धड़कता भी है, और ये फीलिंग्स जो हैं ये चूँकि आप समझ सकते हैं इस बात को, फीलिंग्स जो हैं वो सबके अंदर ही हैं। तो मेरे अंदर ये बात थी, गो के मैं इसको नहीं देख सकता, लेकिन उसको मैंने सारी न्यूज़ चैनल्स पे सुना, लोगों से सुना कि कैसे हो रहा है, तो फिर मेरे ज़हन में ये बात है कि क्यों ना किसी तरीके से उनकी दाद रसी की जाए। सही है, ठीक है। तो अमानत, ये आप जहाँ मैंने अभी तो रिपोर्ट में ये सुना कि जहाँ आप जाते हैं वहाँ पर आप गाकर जो है वो मुश्किलात का जो है बयान कर रहे होते हैं मुश्किलात, तो लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? मतलब किस हवाले से, किन लोगों का जिनके पास जाके हम जी जिनको आप सुना रहे होते हैं, जो आपकी ये गायकी सुनते हैं? एक्चुअली इस सॉन्ग को सुन के बहुत सारे लोगों को मैंने आपदीदा देखा, सुना के लोग रोने लग गए इस तरह की फीलिंग्स को देख के। मतलब ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास ही कुछ हो रहा है। इसका जब मैंने रियल ऑडियो रिकॉर्डिंग अपना जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया, वीडियो रिकॉर्ड किया, वो जब लोगों ने सुना तो उसका बड़ा अच्छा फीडबैक आया। ये आपने बड़ी अच्छी ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद रहेंगे।
एक बार फिर आपको नया दिन में खुश आमदेद। हम कहते हैं अपना दुख तो हम सबको ही सुनाते हैं, लेकिन दूसरों का दुख महसूस करके और उसको अगर सोच में ढाल दिया जाए तो वो काम करते हैं अमानत साद साहब। अमानत हमारे साथ ही मौजूद हैं। अच्छा अमानत, इससे पहले कि मैं आपसे मज़ीद बात करूं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप जो आप मुतासरीन के लिए दर्द रखते हैं वो अगर आवाज़ के ज़रिए हम तक भी और देखने वालों तक भी पहुँचाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज़। जी ज़रूर ज़रूर। नींदें चुरा के ले गया सैलाब ना मुराद, नींदें चुरा के ले गया सैलाब ना मुराद, सब कुछ गिरा के ले गया सैलाब ना मुराद, नींदें चुरा के ले गया सैलाब ना मुराद, कुछ भी रहा ना बाकी उम्र भर जो कमाया, कुछ भी रहा न बाकी उम्र भर जो कमाया, मलते ही हाथ रह गए कुछ हाथ न आया, सब कुछ बहा के ले गया सैलाब ना मुराद, सब कुछ गिरा के ले सैलाब ना मुराद, नींदें चुरा के ले गया सैलाब। सही, ठीक अमानत, जिस तरीके से आप एक दर्द भरी आवाज़ और दूसरों के दर्द को फैसल वाली बात के सुनाकर लोगों तक पहुंचाना, ये एक वो चीज़ है जो कि शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह ताला आपकी उस सैलाब ज़दगान की जो मुश्किलात हैं वो कम करें, उसमें आसानियाँ पैदा करें। अब चलें जिस तरह आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ज़िंदगी में हम बहुत से डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं। सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो टेस्ट करवाने की भी नौबत नहीं आती, क्या है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कान, लेकिन कभी कभी टेस्ट करा लेते हैं लेकिन फिर भी कान पर जो है तवज्जो देते हैं सब, लेकिन इन पर कोई तवज्जो नहीं देता। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ग्लोबल हेल्थ के मुताबिक हेडफोन्स के इस्तेमाल और तेज़ आवाज़ वाली तकरीबात में शरीक होने की वजह से दुनिया भर में 1 अरब नौजवान अफराद की समात मुतासर होने का ख़दशा है। इसके अलावा दिन भर का शोर कानों पर क्या क्या सितम ढा रहा है, इसी वजह से वो चीज़ होती है नॉइज़ पोल्यूशन, जो नज़र नहीं आती है पोल्यूशन। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। कुछ ऐसी आवाजें हैं जो अक्सर मेरे कान में उंडेली जाती रहती हैं। और हाँ, इसमें कंडक्टर का वो तराना भी शामिल है जो मुझे रोज सुनना पड़ता है। यकीनन ये शोर मेरी तरह आपकी बर्दाश्त से भी बाहर है, लेकिन मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि ये आवाज़ें किस तरह हमें बहरा किए देती हैं। जी हाँ, बहरा। बहरा, एक चाय देना। जी भाई, क्या है? आवाज़ दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज़ कुदरत की बोली है।
गरजते बादल, बारिश की बूंदें, दिल की धड़कन, परिंदों की चहचहाहट या साहिल को पा लेने वाली लहरों की पुरसुकून अटखेलियां। लेकिन कुछ आवाजें कानों को चीर कर निकल जाती हैं। बेवजह चिल्लाना, 100 रुपए का बारा भाई, 100 रुपए का बारा, 100 रुपए का बारा। बसों के चिंघाड़ते हॉर्न, घरों की तोड़ फोड़, जनरेटर या ऊंची आवाज में चलता टीवी। Eat this. मेरी आवाज सुनो, मुझे आजाद करो। डेसिबल आवाज नापने का स्केल है। 85 डेसिबल से ऊंची आवाज कान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और यही अगर 120 डेसिबल हो जाए तो बहरेपन की तरफ सफर शुरू हो जाता है। शहर में कहां कितना शोर है ये जानने के लिए मैंने अपने फोन में डेसिबल मीटर डाउनलोड किया है, तो आइए मेरे साथ। सिस्टम पर बजता गाना ही नहीं, ट्रैफिक जैम, मोटरसाइकिल, और एम्बुलेंस के सायरन भी डेसिबल मीटर की तरह हमारे कानों को सुर्ख किए देते हैं। आगे से हटियो, आगे से हटियो। डॉक्टर के पास रोजाना दर्जनों मरीज कान चेक कराने आते हैं। कोई शख्स अगर 20 डेसिबल जैसी सरगोशी या 7 वाले कमरे में मध्यम आवाज में चलता गाना सुन सके तो कान ठीक हैं। डॉक्टर ने हम पर यह इंकिशाफ किया कि कराची में अब कोई भी सरगोशी सुनने के काबिल नहीं बचा, शोर ही इतना है। कराची जैसे शहर में 30 डेसिबल बहुत माइल्ड होता है, लेकिन हम 30 डेसिबल को नॉर्मली काउंट करते हैं, इसलिए कि कराची में आपने जो खुद जैसे कहा कि नॉइज़ पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि ओवर द ईयर्स कोई भी शख्स जो है वो नॉर्मल हियरिंग का मुश्किल से मिलता है जिसकी 20 डेसिबल, तो वी कंसीडर 30 डेसिबल एज अ नॉर्मल। लियाकत पिछले 15 साल से ट्रैफिक संभाल रहे हैं, यानी इतने अरसे में हर रोज औसतन इन्हें 80 से 100 डेसिबल आवाजों का सामना रहा है। बहुत करीब से कोई बात करे तो हमें सुनाई देता है, अगर थोड़ा सा 4-5 कदम भी हमें सुनाई नहीं देता। इम्प्रेस मार्केट सिग्नल के करीब गुज़िश्ता 10 सालों से इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचने की दुकान चलाने वाले गुलजार अहमद भी इस शोर से बेहद परेशान हैं। हम लोग कोई सुन नहीं सकते हैं, कोई बात भी नहीं आपस में कर सकते, फ़ोन पे भी नहीं बात कर सकते। घर जाके हम लोग बोलते हैं भाई बात नहीं करना, भी हमें सुकून करने दो, इतने शोर में रहते हैं हम लोग। घास पर एक बार पैर रखने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उसी घास पर बार बार चलने से वो जमीन के साथ चिपक कर रह जाती है। यही हाल कान में मौजूद रेशे नुमा खलियों का है, जो लंबा अरसा शोर में रहकर दब जाते हैं और फिर ऊंचा सुनना मुकद्दर बन जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक हम फोन या म्यूजिक ठीक तरह सुनने के लिए ईयरफोन्स इस्तेमाल करते हैं, मगर यही ईयरफोन्स बेहंगम शोर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। ईयरफोन है तो उसका आप 60% वॉल्यूम यूज़ करें। जो ईयरफोन्स हैं वो मुतासर करते हैं क्योंकि वो हम कान के अंदर लगा के सुनते हैं, वो कान के पर्दे के करीब जाके बिल्कुल आवाज़ को डिलीवर करते हैं। आफ्टर 1 आवर उसको ब्रेक देना चाहिए, वरना फिर ये शकले समात का बायस बन सकते हैं। हर 4 में से एक शख्स जो अपने कान ठीक समझता है, असल में सुनने की ताकत खो रहा होता है। 70% लोग इंतहाई शोर वाली जगह होते हुए भी एहतियात नहीं करते।
अगर कान ने सुनना बंद कर दिया तो फिर कभी सुनाई नहीं देगा। आवाज बढ़ाना पड़ रही है तो जान ले मामला खतरनाक है। वॉल्यूम घटाकर खामोशी की कदर करना सीखें। कहते हैं ये आवाजों की मुर्शिद है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी और इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इसी पर अब बात करने के लिए डॉक्टर फातिमा ऑडियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब बड़ी अलार्मिंग चीज़ें इस रिपोर्ट में हमने देखी हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके कान ठीक हैं तो एक दफ़ा ज़रूर आप चेक करवाएं, क्योंकि वो ठीक कान भी ठीक नहीं होते। ये ऊंची आवाज़ में गाने सुनना, ऊंची आवाज़ में बात करना, ऊंची आवाज़ में टीवी देखना, प्लीज़ मैं चाहूँगी कि जो पेरेंट्स स्पेशली हमें देख रहे हैं ना, उनको आप बताएं कि ये बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप छोटे बच्चों को जब शुरू से ये आदत डाल देंगे तो वो आखिर तक ऊंची आवाज़ में सुनना, ऊंची आवाज़ में बोलना उनकी आदत बन जाएगी। अच्छा, मैंने सुनना अभी शुरू नहीं किया था, तो रिपीट हो सकता है। डॉक्टर फातिमा को आवाज़ नहीं आ रही है हमारी। हाउ 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 प्रिडिक्टेबल द सेगमेंट। फातिमा साहबा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, पहले तो मैं आपसे पूछूं, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आई थिंक अभी भी शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल फैसल आपकी आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल। लेकिन अगेन वही बात, जैसे कि अहमर ने बताया है, तो डॉक्टर फातिमा से हमारा जो है वो राबता दोबारा बहाल हो चुका है। डॉक्टर साहिबा, एक तो ये मुझे बताएगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। सेकेंड ये कि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम बच्चों से बात शुरू करें, और पेरेंट्स जो कि बच्चों को कुछ नहीं कहते, वो चाहे पूरा दिन अपने साथ एयरफोन लेके घूमते रहें, चाहे पूरा दिन अपने साथ जो है वो टीवी का ऊंची आवाज़ में, मोबाइल पे ऊंची आवाज़ में गाने सुनते रहें, तो पहला मैसेज पेरेंट्स के लिए क्या होगा? अच्छा, अब ये जो नॉइज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है हमारी हेयरिंग को। ये जो ईयरबड्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अगर रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल हों तो ये बहुत डैमेज करते हैं हमारे इनर ईयर को, और वो जो डैमेज होता है वो रिस्टोर नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल डैमेज होता है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और ख़ास तौर पे गाड़ियों में जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो ट्रैफिक का शोर होता है और आसपास के भी लोगों का भी एक बज़ होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको कम करने के लिए, क्योंकि वो हमें बड़ा डिस्टॉर्ट कर रहा होता है ड्यूरिंग ड्राइव, तो हम कहते हैं चले हम गाने सुन लेते हैं। तो उस शोर के दौरान गाने सुनना ये कितना ज़्यादा डेंजरस होता है, ज़रा ये बताइए। ये अब डिपेंड करता है हम वॉल्यूम कितना रखते हैं। अगर हम वॉल्यूम नॉर्मल रख रहे हैं तो दैट्स नॉट डैमेजेबल, मतलब उससे डैमेज इतना नहीं होता। लेकिन अगर हम बहुत ही हाई इंटेंसिटी का वॉल्यूम हम रख लेते हैं तो वो हेयरिंग लॉस कॉज करता है। ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर मिनी बसेस में वो तेज़ आवाज़ में जो गाने चला रहे होते हैं, राइट? जी। अच्छा, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि कान बंद होने की शिकायत बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब नॉर्मल है ये कि हो मेरा तो कान बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, फिर वो 1-2 सेकंड बाद दोबारा से आपका वो कान दोबारा सेट हो जाता है, वो कान बंद नहीं होता। ये किस चीज़ का साइन है? अच्छा, ये हेयरिंग लॉस, इसका कान बंद होने का इनर ईयर से कोई रिलेशन नहीं होता। वो हमारे कान के पीछे एक ट्यूब होती है, उसकी कुछ में होता है कि वो बंद हो जाती है। लाइक ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम होता है तो उसमें भी वो हमें फ़ील होता है। हमें जब नज़ला ज़ुकाम होता है हमें फ़ील होता है कि हमें सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो उसका वो कोई हेयरिंग लॉस एज सच होता नहीं है, बस हमारी फील हो रही होती है कि वो जो नैरो हो जाती है ट्यूब, तो उसकी वजह से हमें फील होता है कि हेयरिंग लॉस है। डॉक्टर फातिमा, बहुत सारे केसेस में इरिवर्सिबल होता है, लेकिन मैं चाहूँगा हम देखने वालों को कुछ होप दें। किसी भी वजह से अगर हमारी हेयरिंग जो है वो इम्पेयर हुई है या फिर बहुत ज़्यादा उसको डैमेज हुआ है, तो क्या हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में इस तरीके के इलाज या फिर डिवाइसेस, बल्कि मैं तो डिवाइसेस से हट के इलाज का ही कहूँ कि क्या वो दोबारा से आ सकती है हेयरिंग पावर उतनी ही? नहीं, हेयरिंग कभी जो इनर ईयर की वजह से हेयरिंग लॉस होता है ना, वो सेंसरी न्यूरल होता है। वो कान की जो नस होती है उसकी डैमेज की वजह से हेयरिंग लॉस होता है। वो रिस्टोर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वो और रिस्टोर नहीं हो सकता वो। जी, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल ले लीजिएगा
कि अक्सर औकात ही होता है कि हम कहते हैं कि कान में पानी चला गया है, तो ये जो पानी का कान में चले जाना है ये क्या नुकसानदेह होता है? क्योंकि जो छोटा बच्चा है, जो इन्फेंट है, उसके कान से पानी कैसे निकालेंगे? जो बड़े लोग हैं चले वो तो किसी ना किसी कॉटन बड यूज़ करके किसी भी तरीके से कर लेते हैं, तो ये कान में पानी चले जाना, क्या ये कान आपके कान के अंदर वाले हिस्से के लिए नुकसानदेह होता है? नहीं, कान के अंदर पानी चले जाना नुकसानदेह नहीं होता। अच्छा। वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है, वो खुद ही निकल जाता है। अगर वो वैक्स हो तो वो अलग बात है, लेकिन कान में वैसे तो हम नहाते हैं तो उसमें पानी थोड़ा बहुत चला ही जाता है, तो दैट्स नॉट एनी सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अब हम बात भी करें कि जी ऊंचा सुनना या ऊंची आवाज़ों का आपके इर्द गिर्द होना, बहुत ज़्यादा हॉर्न होना, या फिर मैं ये कहूँ कि बाज़ारों में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शोर होता है, इससे आपके जो है जी क़ुव्वत समात मुतासिर होती है। हम ऐसा क्या करें कि अगर हम किसी शोर वाली जगह पर हैं और हमारा काम ऐसी जगह पर है कि हम, जैसे बस में आपने डेली सफ़र करना है लेकिन कंडक्टर की भी आवाज़ आनी है, वो बस के गाने भी चलने हैं, हाँ, तो वो क्या करें, ऐसी क्या चीज़ करें कि आप उस शोर से बचें? अच्छा, उसके लिए हमारे पास होते हैं कि ईयर मफ्स होते हैं। अच्छा। जो हम कानों पे लगा दे तो वो हमें 35 डेसिबल्स का प्रोटेक्शन देते हैं। लाइक ये जो एम्बुलेंस हॉर्न वगैरह होते हैं ट्रैफिक वार्डन्स के लिए, अब एम्बुलेंस हॉर्न जो है वो 110 डेसिबल का होता है, 110 to 120। 90 डेसिबल से या 100 डेसिबल से ऊपर जो भी साउंड होती है वो डैमेज कॉज करती है। तो अगर हम ईयर मफ्स हम पहन लेते हैं ये ट्रैफिक वार्डन्स या फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो वो 35 डेसिबल्स का हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, तो दैट विल बी सेफ। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो भी ऊंची आवाज़ में वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, मोबाइल पे गाने लगे हुए होते हैं, पूरा कमरा ऐसा गूंज रहा होता है, वीडियोस देख रहे होते हैं, कार्टून देख रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ये वो है, तो उनके लिए क्या है कि उनको अब तो आदत पुख्ता हो गई, तो किस तरह इस आदत से हटा सकते हैं? अच्छा, अब जो है वो न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये जो हेडफोन्स होते हैं ये हेयरिंग लॉस बहुत कॉज करते हैं, तो इसलिए हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं इनका यूज़ कि मोर देन हम 2 to 3 आवर्स हम रेगुलरली बेसिस पे यूज़ कर रहे होंगे तो दैट कॉजेज़ द डैमेज। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट्स को भी यही कहते हैं कि आप कम इसका यूजेज बहुत कम करें। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा। और बड़ा ही ज़बरदस्त ये सेगमेंट इसलिए भी हो क्योंकि कुछ हैं कि जो हम जैसे कि अगर किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम हो गया या किसी को कोई आंख का मसला हो गया तो बाज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ें, लेकिन ये एक ऐसा खामोश कातिल है कि जो हमें समझ में नहीं आता, नज़र भी नहीं आता। हम सड़कों पे हैं, बसेस का शोर है, गाड़ियों का शोर है, फैक्ट्री मुलाजमीन जो काम करते हैं, ख़ास तौर पे महज कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में, या फिर उसमें आपने देखा होगा कि बाज़ाब्ता बड़े बड़े जो इतने बड़े हेडफोन्स जो है ना उनको पहनाए जाते हैं ताकि वो मशीन की आवाज़ है उससे जो है वो बचे रहें। तो प्लीज़ आप गाने सुनने हैं, आपको कोई भी साउंड एंजॉय करनी है, कम कर दें, बिकॉज जब आप कोई अच्छा हेडफोन भी लगाते हैं तो वो आपको खुद ये इंडिकेशन देता है कि अगर आप हद से ज़्यादा सुनेंगे तो दैट कैन डैमेज योर एयर। अच्छा फैसल, एक बड़ी चीज़ है, देखिए मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से या फिर अगर हम गाने सुनने के हवाले से बात करें, हम अपने इंजॉयमेंट के लिए कहते हैं कि इर्द गिर्द का शोर हमारे कानों में ना जाए, वॉल्यूम फुल तेज़ कर लेते हैं, लेकिन वो जो वॉल्यूम है ना, वो तेज़ वॉल्यूम आपके कानों को कितनी तेज़ी से डैमेज कर रहा है, इस बात का हमें कतई अंदाज़ा नहीं होता है। तो अगर खुदा न खास्ता कान में हल्का सा दर्द है, लग रहा है कि सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, ऊंची आवाज़ सुनना अब आपके रोज़मर्रा के रूटीन में शामिल हो गया है, तो प्लीज़ एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाएं, ज़रूर चेक करवाएं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, बदलते मौसम और बदलते मौसम के साथ जो चीज़ें बदल जाती हैं उनकी हम बात करते हैं। सर्दी आती है तो मलबूसात और खाने पीने की तब्दीली जो है वो हम देखते हैं कि जी हमारी रूटीन का हिस्सा हो जाती है। इसके साथ ही मिजाज और तबीयत पर भी इसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। सर्द मौसम अपने साथ लाता है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, नमूनिया, या इसके अलावा गले का बैठ जाना। आए दिन आपको गले का इशू होता है जिन्हें आम तौर पर मौसमियाती बीमारियां काम करते हैं। जी ये सीजनल आपके साथ मसला हो रहा है, ये सीजनल इशू है, फ्लू हो जाना, ये सीजनल इशू है जनाब कि आपको जो है वो खांसी हो रही है, क्योंकि अमूमन सर्दियों में होता है ऐसा है। तो अब इसका क्या इलाज है? घर में जो आपके किचन में चीज़ें मौजूद होती हैं वो किस तरह से आप जो है वो उनको इस्तेमाल करके इन तमाम बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है वो कोई एंटीबायोटिक लें।
हर्बलिस्ट रानी आप इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक, कैसी हैं आप? आपको भी बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं कि ये तो नॉर्मल है, अब हर घर में, मेरा तो अपना गला बैठा हुआ है, तो ये ठंडा पानी आपने छोड़ भी दिया ना, उसके बावजूद आपको गले का मसला, गले में दर्द, गले का बैठ जाना, ये या फिर नज़ला ज़ुकाम बुखार, ये सर्दी लग जाना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। हम सर्दियों में ये प्रैक्टिस हो जाती है हर घर की। जी, सर्दियाँ आते ही जब मौसम बदलता है तो इंसान की सेहत पर उसका असर होता है, जिससे मालूम होता है कि मौसम तब्दील हो चुका है। बिल्कुल। और अब सर्दियों का मौसम तब्दील हो गया है, गर्मियों से हम सर्दियों में आ गए। शोमिया किस्मत कि कराची का मौसम इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ और रात को तो फिर भी थोड़ा सा थोड़ी सी खुनकी पैदा हो गई है। हाँ, वो जो एक चिपचिपाहट वाली चीज़ है ना, वो ख़त्म हो गई है। और यही चीज़ जो है बीमारियों को अपने उरूज पर ले जाती है। हाँ। सबसे पहले जैसे कि आपने कहा कि मौसम बदलते ही गले की खराश है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, नाक का बंद होना है, छींकों का आना है, ये तमाम चीज़ें, सीने पे कंजेशन है। और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा मौसम का कुछ असर हो जाता है। हर बच्चे को ये मसला है कि नाक बंद है, नज़ला ज़ुकाम और खांसी है। बच्चे और बड़े सबके लिए मौसम, बच्चे चूँकि बहुत ही नाजुक होते हैं तो उनको ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत होती है। और बड़े भी अगर खुद फिट होंगे तो अपने बच्चों को सही रख सकते हैं। सबसे पहले कि दवाओं से पहले जब आपकी ये कंडीशन हो गई है कि सीने पर कंजेशन हो गया है, आपका गला दुख रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नाक बंद हो गई है, आंखों से पानी बह रहा है, छींकें आ रही हैं, इन तमाम के लिए सबसे बेहतर ये है कि आपको मैं एक स्टीम बताऊंगी कि आप वो भी लें और अपने बच्चों को भी आजकल तो इनहेलर ज़रूर आप लोग इस्तेमाल करें अपने बच्चों के लिए कि मौसम में बच्चे महफूज रहते हैं। अपने आप को केयरफुल रखने के लिए और बेहतर रखने के लिए मैं एक स्टीम आपको बताती हूँ कि एक पैन में पानी गर्म कर लें 2-3 गिलास, और पानी के अंदर आप डाल दीजिए 2-3 तेज़ पत्ते और एक मुट्ठी पुदीना। पुदीना ज़रा ज़्यादा, एक मुट्ठी फ्रेश पुदीना बेस्ट होता है, क्योंकि जो चीज़ फ्रेश होती है उसकी इफादियत ही डिफरेंट होती है। और उसमें एक डंडी दालचीनी की दालचीनी। और ये जब पानी में बॉयल आने लगे तो फिर आप इसको पैन को ढक दीजिए। जब बॉयल आने लगे आवाज़ आती है और उसको आप टॉवल के साथ चूल्हा बंद करके स्टीम लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा। और बिल्कुल अपना गला भी, अपने माउथ को, मुंह को अपने खोल के ऐसी तरह इनहेल करेंगी तो तमाम के तमाम गले में अगर स्वेलिंग हो गई है और थोड़ा बहुत गले में इन्फेक्शन हो रहा है और आवाज़ बैठ रही है वो ठीक हो जाएगी, नाक खुल जाएगी, आँखों से पानी आना बंद हो जाएगा, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। सही। और ये तमाम है। और ऐसे लोग कि इस मौसम में पहले से उनको खांसी थी। हाँ। और इस मौसम में बढ़ गई है क्योंकि सर्दी के मौसम में हर चीज़ उरूज पर चली जाती है, तो वो लोग जो अपनी खांसी से बेहद हो गए हैं, हर तरह के इलाज के बावजूद खांसी उनका पीछा नहीं छोड़ रही, उसके लिए बहुत ही आसान और सादा इलाज है कि किसी भी पैन में आप 1 गिलास पानी डालें और उसके अंदर 1 टेबल स्पून, जो चावल खाने का स्पून होता है, अलसी के बीज डाल दीजिए। जब ये पानी पकने लगेगा तो आप चमचे से उससे चेक करेंगे, जब पानी गाढ़ा होने लगे, इतना गाढ़ा कि बाकायदा उसमें लेस आ जाए, तब चूल्हा बंद कर लीजिए और इस पानी को आप गरम पानी को छान लीजिए, जैसे हम कहवे को छानते हैं, उसकी पत्ती अलग हो जाएगी। बिल्कुल वो पानी जितना भी आपके पास बचा है उसके अंदर आधा लेमन, 1 चुटकी काला नमक और हस्बे ज़ायक़ा शहद बताने से इसलिए गुरेज करती हूँ कि अगर शुगर पेशेंट है तो वो शहद बिल्कुल ही ना डालें, सिर्फ लीमू और काला नमक डाल लें, और अगर नॉर्मल है तो हस्बे ज़ायक़ा शहद भी डाल सकते हैं। और इसके ज़ायक़े को बेहतरीन बनाने के लिए गरम कहवा पिएं, और ये कहवा अपने छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। बड़े तो पूरा 1 कप पी लें, लेकिन बच्चों को आप टीस्पून के साथ दे दें तो अल्लाह के फजल से उनका गला भी साफ़ हो जाएगा। खांसी, छोटे बच्चों को जब खांसी होती है बहुत तरस आता है, तो उनको फंदा लग जाता है, उनको कंधे से लगाएं, तो आप अगर ये देते रहेंगे तो उनकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो किचन में भी, आपकी किचन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए बड़ी
ज़रूरी होती है, तो आई थिंक किचन का भी रुख करना चाहिए हमें। हाँ, किचन तो हमारा दवाखाना होता है। दवाखाना होता है। तो अब मैं चाहूँगी ज़रा आप किचन में जाके हमें बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने किचन में इस्तेमाल करके बिल्कुल बना सकते हैं, बता सकते हैं। तो आई थिंक वही जो आपने स्टीम बताई थी हमें। जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं खांसी का इलाज बताती हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने खांसी की दवा जब तक ये चीज़ें बनती हैं हम अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त मैं आपा के साथ मौजूद हूँ किचन में। तो मैंने जैसे कहा था कि भाई आपकी किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने किचन में उन चीज़ों के ज़रिए अपनी जो ये बीमारियाँ हैं ना, मौसमी बीमारियाँ, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, गले का बैठ जाना है, इसको दूर कर सकते हैं। तो आप हम क्या बना रहे थे, क्या बना है? ये मैंने बनाई है खांसी की दवा। वो तमाम लोग जो अपनी खांसी से परेशान हैं, इलाज कराने के बावजूद उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही, तो वो इस दवा का इस्तेमाल करें, लेकिन सुबह शाम करें, लेकिन दोनों वक्त ताज़ा बनाएं। मैंने 1 गिलास पानी में, और ये अलसी के बीज हैं, ठीक है, 1 चम्मच भर के इसमें अलसी के बीज डाल दिए थे। जब पानी गाढ़ा होने लगे, इसमें लेस आने लगे, जैसा कि इसमें लेस आ गया है, तो पानी को हम छान लेंगे। और छानने के बाद उसमें हस्बे जायका, अगर बच्चों को पिलाना है तो यकीनन इसमें शहद ही मिलाना होगा, और अगर बड़े हैं तो आप अपने शुगर नहीं है तो शहद मिला लीजिए। मैंने इसमें 1 पिंच काला नमक डाल दिया है और आधा नींबू निचोड़ दिया है। ये खांसी की दवा है और गरम गरम। अच्छा, जैसे जिन छोटे बच्चों को हमने पिलाना, उनको कितना पिला सकते हैं हम? छोटे बच्चों को टीस्पून के साथ, ये छोटा टीस्पून होता है, इससे आप, बच्चा ज़ाहिर है ज़्यादा नहीं पीता, कि आधा टीस्पून दे दिया, लेकिन गरम आप पी रहे हैं। पहले अपने बच्चे को नीम गरम उंगली से आपने देख लिया कि आप उसको पिला सकते हैं, 1-2 टीस्पून, इससे ज़्यादा। जब आप पिए तो आप उसको पिला दीजिए। अच्छा, ये अलसी के जो बीज हैं, ये हमने 1 टेबलस्पून लिए हैं 1 गिलास पानी में। ये अलसी के बीज हैं, और दिखाने के लिए इसलिए साथ ले आती हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि ये अलसी के बीज कैसे हैं। जी हाँ। अच्छा, तो नेक्स्ट आपा क्या है? अच्छा, अब दूसरा मैंने आपको बताया था कि हम स्टीम देने के लिए, मैंने आपको बताया था कि वो तमाम लोग जो नज़ले ज़ुकाम का इस मौसम में शिकार हैं, इसमें किसी भी पैन में, मैंने इसीलिए बड़ा पैन लिया है कि 2 गिलास मैंने इसमें पानी ले लिए, और इस पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। इसमें ये 2 अपने तेज़ पत्ता इसे कहते हैं, ये डाल दिया, और ये है पुदीना वेरी फ्रेश, बहुत फ्रेश लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ताज़ा है। इसको आप डंडियों समेत इसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए। ये रहा दालचीनी, ये आपने डाल दिया, और इसको आप ढक दीजिए। मैंने पहले ही ढक दिया था, ये गर्म होना शुरू हो गया है, और जैसे ही इसमें स्टीम इसमें नज़र आना शुरू हो जाएगी, जैसे ही इसमें स्टीम आने लगे, आप इसको बहुत पुरसुकून तरीके से, बेहतर होगा कि अपने चेहरे पर एक टॉवल डाल लें, और ऐसे करके इसका गहरे सांस लें आप, ताकि आपके गले तक जो, और अपना हलक खोलकर ऐसे जब आप स्टीम लेंगे तो ये देखिए इसका इतना खूबसूरत अरोमा है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू है, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये तमाम आपके गले की स्वेलिंग ख़त्म कर देगी। नज़ला है, छींकें आ रही हैं, नाक बंद है, आँखों से पानी बह रहा है, सर में दर्द है, अल्लाह के फजल से स्टीम से इतना फ़ायदा होगा कि आप खुद महसूस करेंगे कि अब हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं, लेकिन सिर्फ हमें उसका इस्तेमाल नहीं मालूम होता। ठीक है, थैंक यू सो मच आपा। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं। हम सबको पता है भाई कि 12 सितारे होते हैं। 12 सितारे जो हैं वो 12 तरीके से आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत को बयान करते हैं। तो आपका हफ्ता कैसा रहेगा, क्या चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, और क्या चीज़ ऐसी है जिससे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। माहिर इल्म नुजूम अजीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी अजीम साहब, मेरी आवाज़ अगर आप तक आ रही है तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि हम ज़रा स्टार्ट करें कि जो पहला सितारा है वो क्या कह रहा है, आने वाला हफ्ता कैसा होगा, किन चीज़ों से जो उन लोगों का सितारा उनको बचना चाहिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं मेरी से। देखें, अभी हम 2 ग्रहणों से गुजर रहे हैं, एक सूरज ग्रहण, उसके बाद चांद ग्रहण।
दोनों ग्रहण का इस वक्त जो हम पे असर हो रहा है वो तो 27 दिसंबर तक रहेगा। फिर एक का खत्म हो जाएगा, फिर लूनर यानी कि चांद ग्रहण का रहेगा हमारा 17 मार्च तक नेक्स्ट ईयर के। तो अभी फिलहाल जो हम 2 ग्रहणों को फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले एरीज वालों से स्टार्ट करता हूँ। एरीज वालों का जो है उनका अपना एक तो जहनी दबाव, ठीक है ना, सर दर्द की शिकायत और मेंटल स्ट्रेस कह लें, पार्टनरशिप कह लें, मियाँ बीवी की तकरार कह लें, ये अभी इनको थोड़ा सा फेस करना होगा। ठीक है। नंबर 2 टॉरस वालों का देखा जाए तो उनके हिडन एनिमीज जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्सपोज होंगे और उनको पता चलेगा कि ये हैं। ऑफिस में अगर उनके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो रही है तो उनको फील होगा कि हाँ भाई ये मेरे खिलाफ कर रहे हैं, मगर वो जो एनिमीज हैं, हिडन एनिमीज, वो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। उनकी गाड़ी, हाँ, अगर कन्वेंस की अगर कोई मामला, अगर कोई इश्यूज आ सकते हैं, अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो मेरा मशवरा है अभी ना चेंज करें। उसके बाद बारी है जेमिनाई वालों की, किसी दोस्त से तकरार हो सकती है, किसी फ्रेंडशिप कोई ब्रेकअप कोई आ सकता है, कोई अगर कहीं मंगनी चाह रहे हैं तो उधर कोई बात रुक सकती है, कुछ हल्का फुल्का सा इस तरह रहेगा, मगर अपनी सेहत का ख्याल करें जेमिनाई वाले। ठीक है। उसके बाद बारी है कैंसर वालों की। कैंसर वालों को चाहिए कि इस वक्त अपने बॉसेस से किसी किस्म की कोई वो ना करें, कॉन्ट्राडिक्शन ना करें, उनसे किसी बात पे कोई वो ना करें, क्या कहते हैं, डिफरेंसेस ना लाएं उनके और अपने दरमियान। और प्लस अपनी वालदा के हेल्थ की केयर करें, अपने घर वालों से बना के रखें। हो सकता है किसी न किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो लैंड्स का कारोबार कर रहे हैं या चेंज ऑफ हाउस या चेंज ऑफ प्लॉट या शॉप जो भी लेना चाह रहे हैं वो अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। ठीक है। उसके बाद बारी है लियो वालों की। लियो वालों का थोड़ा सा 1 महीने बाद अब बेहतरी शुरू हो गई है। अब इनके कामों में जो रुकावटें थी इनको अब नजर आएगा कि हाँ बेटरमेंट होगी, ऑल एस्पेक्ट, मतलब कोई घर, गाड़ी, तालीम, शादी, जो भी आप चाह रहे हैं उसमें अब बेहतरी आना शुरू हो गई है। ठीक है। विर्गो वालों का कहूँगा कि इनका अच्छा है, ट्रैवल बन सकता है, इनको कोई बिजनेस या जॉब की कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या चेंज ऑफ जॉब या बिजनेस में कोई बेटरमेंट नहीं आ रही थी, स्टकअप था काम इनका, वो अब सही हो सकता है। लिब्रा वालों का फाइनेंशियल गेन्स आ सकते हैं। जो इनके अब रुकावटें थी वो अब ठीक होना शुरू हो गई हैं, मतलब हर लिहाज से अब इनका भी बेहतर हो गया है। उसके बाद बारी स्कॉर्पियो वालों की। बार बार कह रहा हूँ स्कॉर्पियो वालों का अभी अच्छा नहीं चल रहा है, इनको केयर करनी है, हेल्थ की भी, ड्राइव केयरफुली करें, कोई गवर्नमेंट से किसी किस्म की कोई वो ना करें, कोई इश्यूज अगर ऑलरेडी चल रहे हैं तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद बारी सेक्रेटरीज वालों की। 24 नवंबर आने वाली है, इनका बेटरमेंट अच्छा शुरू हो रहा है टाइम इनका। जो भी इनके रुकावटें थी, जो भी एजुकेशन में, घर में, बीमारी में, सब इनका आप देखिएगा ग्रेजुअली इनकी इम्प्रूवमेंट होती नजर आएगी अब। उसके बाद बारी है कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन वालों का वैसे ही 24 अक्टूबर से सीख हो चुका था, मगर अब मजीद इनकी बेहतरी हो रही है क्योंकि सन स्क्वायर कर रहा था, अब वो सन स्क्वायर का टूट गया है। अब इनके कामों में रुकावटें जी ख़त्म होंगी, इनकी ट्रैवल भी आ सकती है, चाहे इंटरनेशनल चाहे डोमेस्टिक। उसके बाद एक्वेरियस की बारी। एक्वेरियस वालों का 24 तारीख से बहुत अच्छा होने जा रहा है। फाइनेंशियली गेन्स हो सकती हैं, प्रमोशन हो सकती हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है, शादी हो सकती है, निकाह हो सकती है, मंगनी हो सकती है। लास्ट में बारी है पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों का 24 नवंबर से, जैसे मैंने कहा, जुपिटर सीधा होगा तो इनका स्टार्ट बहुत बेहतर होगा। जो रिवर्स हुए हुए थे काम वो दोबारा ठीक होना शुरू होंगे। पॉलिटिक्स में अगर हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है, इनको एक चेंज नजर आएगा इंशाल्लाह। ओके, सही। अच्छा अजीम साहब, जब आपने अभी स्कॉर्पियो की बात की तो मुझे प्लीज़ लास्ट में कमेंट करते हैं कि हमने लास्ट टाइम भी जब स्कॉर्पियंस के हवाले से बात की थी तो यही कमेंट था, ये डेंजर जोन से बाहर कब आएंगे? ये देखें अभी डेंजर जोन से बाहर काफ़ी इनको टाइम लगेगा। अच्छा। मतलब मेरे ख्याल में एटलीस्ट 5 से 6 माह, ठीक है। मगर आप जो आपके जहन में होगा कि मैं सन साइन के बारे में बात कर रही हूँ या जैसे पूछ रही हूँ स्कॉर्पियो सन साइन मेरा, नहीं, एक्चुअल जो होता है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उससे या तो असेंडेंट निकल या मून साइन, वो हम पे करती है क्योंकि चांद हमारे नजदीक है। जब भी आपने देखा होगा समंदर की लहरें भी 14वीं चांद की पे लो टाइड्स हाई टाइड्स होती हैं। लहरें बहुत, जब चांद डूबा हुआ होता है कम होती हैं, और जब चांद 14वीं का होता है चढ़ा होता है तो बहुत ऊपर होती हैं लहरें। तो हम पे जो है ना, बॉडी पे, हमारे जिस्म, हमारे जहन पे, जिस्म पे
चांद के असरात ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सन, यानी कि सन साइन से। ठीक है, तो हमेशा जब भी इस को देखें तो सन साइन से ना देखें, असेंडेंट देखें, या फिर अगर टाइम ऑफ बर्थ पता है तो अपना मून साइन देखें। ठीक है अजीम साहब, शुक्रिया, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त की थोड़ी सी कमी होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम जल्दी जो है वो आपके स्टार्स के बारे में बताएं। आपको मंडे को हम आपको कुछ खुसूसी दिखाने वाले, क्या मैंने सोचा टीज़र ज़रा आपको दिखा देते ताकि अंदाज़ा आपको हो जाए। तो ज़रा प्लीज़ दिखाएगा जी टीज़र। नसीबी सहरा और समंदर एक साथ, डाम की डॉल्फिन्स की क्या है बात, देखिए नया दिन में। तो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। अब मंडे को अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, 2 दिन हमें दुआओं में याद रखिएगा, बेस्ट ऑफ नया दिन देखिएगा, मैच है फीफा वर्ल्ड कप, एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।